फिर आपके साथ जुड़ा हूँ प्रमोद, और हमारे साथ हमारे गेस्ट, एक्सपर्ट गेस्ट कहूंगा, जो कि इन मामलों पर अपनी राय अच्छी से देते हैं। और आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं सीए मनीष गोयल। तो हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान की, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने पहले दिन मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी इस कोरोना काल से निपटने के लिए राहत के तौर पर। तो आज उसका आखिरी दिन था घोषणाओं का, जिसे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसकी घोषणा की है आखिरी दिन की। तो कुल मिलाकर आज तक क्या घोषणाएं हुई हैं और देश को इससे क्या मिला, इस राहत पैकेज से, तो इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से हमारे अतिथि एक्सपर्ट सीए मनीष गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर से अपील करूंगा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि पर्सनल डिस्टेंसिंग जो कही जा रही है बनाए रखने के लिए, तो वो आप उसको फॉलो करें। और जब भी कभी पब्लिक में जाएं, खुले में जाएं, लोगों के बीच जाएं, जब भी आवश्यक हो तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। तो आइए हम बात करते हैं हमारे अतिथि से, मनीष गोयल जी से, कि अब तक की जो घोषणाएं हुई है उनमें क्या क्या बातें निकल कर सामने आई और देश को उससे किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। मनीष जी। नमस्कार प्रमोद जी। ऐसा प्रमोद जी, ये 5 दिनों के अंदर में टोटल 20 लाख करोड़ की जो घोषणा है मैडम ने की है, फाइनेंस मिनिस्टर ने की है। हम्म, आज उसका अंतिम चरण था। हम्म, तो अब ये 5 दिन की घोषणा को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का मैटर हो गया एक्चुअली। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है, ये कोई एक रिवाइवल पैकेज ही नहीं है। इसके अंदर में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बोलते हैं, दोनों पहलू इसके अंदर में जुड़ा हुआ है। और जो प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे थे कि ग्लोबल लोकल को ग्लोबल करना है, वोकल करना है, आत्मनिर्भर बनना है और देश को एक नई दिशा की ओर लेके जाना है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली फाइनेंशियल पैकेज सिर्फ कोविड को लेकर नहीं है, लेकिन जैसे बोलते हैं कि ये जो समय आया है इसके बाद अपने को उभरना है, उभर के अपने को नया भारत का निर्माण करना है, तो ये पैकेज उस दिशा में है। अगर अपने शॉर्ट टर्म की बात करें तो जैसे अपने पहले 2 दिन डिस्कस किया था कि नरेगा के अंदर में जो प्रावधान रखे गए हैं, जो जनधन योजना के अंदर में, उजाला स्कीम के अंदर में जो अमाउंट ट्रांसफर हुए हैं, जो किसानों को अमाउंट ट्रांसफर हुए हैं, ये सब शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म मेजरमेंट्स हैं, जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने उन जो गरीब सेक्टर के अंदर में है, जिनका अकाउंट्स है, उनको एक इमीडिएटली बेनिफिट देने की कोशिश की है। साथ साथ में आपने देखा कि माइग्रेंट्स लेबर के लिए उन्होंने कहा कि 2 महीने का राशन देंगे, वन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रपोजल लेके आया है। ये सारी जो चीजें हैं, ये अपने जो निम्न वर्ग हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनका उनकी समस्या को एड्रेस करने के लिए देखिए, फूड फॉर ऑल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके अंतर्गत में जो प्रावधान रखे गए हैं, उसके द्वारा उन सेक्टर को गवर्नमेंट ने एड्रेस करने की कोशिश की है। खास बात ये क्या है, पहले दिन की घोषणाओं के बाद मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा था कि अभी तो घोषणा की है, मालूम नहीं इंप्लीमेंट कब होगा। लेकिन कल शाम को एक सर्कुलर मैंने देखा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज को दिया है कि जो माइग्रेंट लेबर्स उनका डेटा इमीडिएटली जो ट्रैवल कर रहे हैं इमीडिएटली बनाया जाए और उनको पोर्टल में डाला जाए। तो इससे समझ में आता है कि गवर्नमेंट तत्पर है। गवर्नमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं कर रही है, तत्पर भाई। पहले हम देखते थे कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसकी स्कीम बनती थी, कब प्रपोजल आएगा, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट दो, अपने को पहले दिन ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है लॉन्ग टर्म स्कीम्स हो, दूरगामी स्कीम हो, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट काफी सक्रिय है। एक और प्रपोजल हमने जो पहले दिन डिस्कस किया था रिगार्डिंग एमएससी में, उसके बारे में जानकारी दूंगा। एक रिसेंटली एक सेमिनार के अंदर में, वेबिनार के अंदर में, संजीव सान्याल जी जो अपने इकोनॉमिक एडवाइजर है गवर्नमेंट टू इंडिया, वो थे उधर में। तो उनके माध्यम से पता लगा, और वहां जो बाकी बैंक के लोग भी थे उनसे पता लगा कि जो ये एमएसएमई की स्कीम है जो गवर्नमेंट लेके आ रही थी, उसको भी लग रहा था ये स्कीम कब तक इंप्लीमेंट होगी। लेकिन जानकर काफी अच्छा लगा मेरे को उस दिन कि उन्होंने कहा, स्टेट बैंक के जो वहां ऑफिसर, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से ऑलरेडी उनके पास लेटर आ गया है, उनका प्रपोजल आ गया है, उनकी बैंक की फीडबैक मांगी गई है। यानी कि गवर्नमेंट की जो मानसिकता है, ये गवर्नमेंट की जो तत्परता दिख रही है कि जो वो अनाउंस कर रही है उसको इम्प्लीमेंट करना मतलब घोषणाओं है। तक सीमित रहने बिल्कुल। के बजाय उसको इम्प्लीमेंट करने पर सरकार बहुत जी, ज्यादा और ध्यान ये दे रही बहुत है। अच्छी, मतलब पॉजिटिव सेंस में ये बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज अगर सिर्फ घोषणाएं करे और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए तो फिर इसका फायदा नहीं है। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए, दो लॉन्ग टर्म की प्रोजेक्ट सकते हैं, बट इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने कहा कि दो एस्पेक्ट्स है, एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो हमने देखा कि जैसे उन्होंने अनाउंस किया
कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रा बढ़ाएंगे, जैसे कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन्स है, फार्म गेट फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, या एयरपोर्ट्स का निजीकरण करेंगे, प्राइवेट। तो अपने देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है, जो पीपीपी मॉडल के अंदर में इसको लेके आ रही है काफी कुछ, और ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। जैसे कोल माइनिंग, हमने सुना कि कोल माइनिंग के ऊपर में अब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से। एयरपोर्ट्स के अंदर में 6 या 8 एयरपोर्ट की उन्होंने चर्चा की थी। कल कल की जी घोषणाओं में इन बातों को शामिल किया गया, जिसमें रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। इसके अलावा कोल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जी 50,000 करोड़ की एक्सपेंडिचर की बात कही गई है। एयरपोर्ट के निजीकरण को बढ़ावा देकर उसमें बिल्कुल। 6 एयरपोर्ट नए वर्ल्ड क्लास बनाने की बात जी की, और सस्ती घरेलू उड़ानों के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रावधान किया किया गया। गया है। तो ये सब चीजें, मतलब कल की घोषणा में कुल 8 सेक्टर्स सेक्टर्स पे को। ध्यान जी दिया गया है, एड्रेस किया गया है, जिसमें सुधार की गुंजाइश बिल्कुल। बताई गई है। और एक और सेक्टर इसके अंदर एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी का है, जिसको भी एटॉमिक एनर्जी अपने उसके अंदर में एफडीआई को इन्वॉल्व किया। बेसिकली वो एटॉमिक एनर्जी को जो इन्वॉल्व किया जा रहा है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को, वो बेसिकली मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी के लिए। अपने जानते हैं कि एटॉमिक एनर्जी बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए नहीं, मेडिकल के अंदर में यूज होती है। तो जो एफडीआई का प्रावधान लाया गया है वो बेसिकली मेडिकल को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। आज जो घोषणाएं हुई हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो किया, उसके अंदर में कुछ अच्छी बातें जो लगी। एक तो कहा कि भाई फ्यूचर में जो पेंडेमिक कभी हो, एपिडेमिक हो, ऐसी कोई महामारी आए, उसके लिए हर ब्लॉक के अंदर में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर में, एक अलग से ब्लॉक जो पेंडेमिक ब्लॉक या एपिडेमिक ब्लॉक बोल के क्रिएट किया जाएगा, ताकि फ्यूचर के अंदर में ऐसे कभी भी महामारी आए तो इमीडिएटली पेशेंट्स का ख्याल रखा जा सके। दूसरी एक अच्छी बात है जो देख रहे हैं अपने, की हर जगह आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। स्कूल्स बंद है अपने बंगाल में, तो 31 जुलाई तक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगी। तो हम देख रहे हैं सबके घर के अंदर में बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत पॉजिटिव सेंस से लिया है और कहा कि जो कॉलेजेस है वो इमीडिएटली 31 मई के अंदर में 300 यूनिवर्सिटीज बेसिकली अपने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ टीवी चैनल्स के माध्यम से 12 नए चैनल्स देंगे, जिसके चैनल और होंगे स्पेशली जो क्लास 12 के लिए क्लास 1 to अक्रॉस 12। इंडिया वो स्टेट गवर्नमेंट को भी अपील करेगी उसको अप्लाई करे और यूनिफॉर्मली वन नेशन वन के हिसाब से, वन एजुकेशन के हिसाब से इस प्रपोजल लेके आ रहा है। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सेक्टर है, इसके थ्रू एक अच्छा प्रपोजल आ जाया है कि ये ताकि सभी जो बच्चे हैं वो अपने घर के अंदर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और जो ये टीवी का प्रपोजल है, ये अच्छा इसीलिए है, सबके यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं हो, सबके यहाँ मोबाइल की फैसिलिटी नहीं हो, लैपटॉप नहीं हो, इसीलिए ये टीवी चैनल्स आजकल देखते हैं कि टीवी तो मोरलेस सभी घर के अंदर में पाया जाता है। हाँ, इसमें तो साथ में रेडियो जी को भी शामिल हाँ, किया गया, शामिल रेडियो किया के गया है जरिए ताकि भी एडुकेशन शिक्षा दी। प्रॉपरली दिया जा सके। मतलब सरकार इस महामारी को एक पॉजिटिव वे में ले रही है, बिल्कुल। ताकि जो हम आज तक यूज टू नहीं थे ऑनलाइन स्टडीज के लिए या टीवी के माध्यम से हाँ स्टडीज के लिए, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं बिल्कुल सही कहा कि आपने। आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें ज्यादा अब परेशानी देखिए ना हो। ऐसा कि अब आने वाली स्थिति की बात नहीं, अब तो मेरे को लगता है ये ऑनलाइन एजुकेशन है, ये पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम हो जाएगा कुछ दिन के अंदर में। ऐसा हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी स्कूल बिल्डिंग देख रहे हैं, अपने स्कूल बिल्डिंग और ज्यादा नहीं आए, रेदर अब ऐसा कोर्स करिकुलम आएगा कि घर पे बैठ के ही आप अपना एजुकेशन करें। पार्टली स्कूल के अंदर जाए, मे बी स्कूल 7 दिन के जो अपने 5 या 6 दिन क्लासेस लगती हैं स्कूल की, मे बी 3 दिन या 2 दिन हो जाए, ऑल्टरनेट डे हो जाए, और बाकी दिन अपने घर में बैठ के अपने को पढ़ाई करनी पड़े, बच्चे पढ़ाई कर सके। ये तो एक वो हो ऐसा सकता माहौल है, बनने ही तैयार हो वो हो रहे हैं। सकता है, या बरसात के दिनों में जी स्कूल जाने में दिक्कत होती है तो बरसात के दिनों में ऑनलाइन क्लासेस घर हाँ, से ही कुछ भी करके ऐसा पढ़ाई प्रावधान था कर कि सके। वो अब ऐसा कि अब जब ऑनलाइन मोड इतना आ गया है तो अब गवर्नमेंट इसको आगे लेके बढ़ाएगी, और ताकि बच्चे घर बैठ के ही पढ़ाई कर सके। तो ये आज एक अच्छा सुझाव उसके अंदर दिखा। बाकी तो आज जो अनाउंसमेंट्स हुई उसके अंदर में तो देखा आज गया है। आज मैं एक जी अनाउंसमेंट में था, मैं भी देख रहा था, तो जी मैं चाहूंगा आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि एमएसएमई के लिए जो इंसॉल्वेंसी कानून जो था ओके उसमें चेंजेस लाया गया है। जी। तो वो क्या है, वो थोड़ा आप देखिए क्लियर करें। इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है इसके अंदर में क्या होता है कि अगर कोई यूनिट है, कोई कंपनी है जो किसी को देनदारी है, बेसिक सपोज लीजिए आप किसी मेरी कोई एमएसएमई यूनिट है और आप मेरे सप्लायर हैं, मेरे को आपको पैसा देना है। तो पहले क्या होता था कि आप मेरे से 1 लाख रुपया पाते हैं, 1 लाख से ऊपर पाते हैं, और मैं पैसा आपको नहीं दे पा रहा हूं, तो आप मेरे को इंसॉल्वेंसी के अंदर में, जो एनसीएलटी के अंदर में केस फाइल करके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं। जिसके अंदर में क्या होता है, किसी प्रोफेशनल को जिसको आईपी बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन, उसको उस कंपनी का इंचार्ज बना दिया जाता है। वो कंपनी को 6 महीने के लिए वो हैंडल करता है और एक नया रेजोल्यूशन प्लान लेके आता है कि वो कंपनी को कैसे चलाई जाए आगे।
अब इसके सिंस कोविड का समय है तो बहुत सी कंपनियां जो एमएसएमई हैं इसको पेमेंट करने में लाचार हो सकती है, पेमेंट नहीं दे पाएंगी। इसलिए पहले एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसका टाइम 6 महीना बढ़ाया था। अब गवर्नमेंट ने प्रावधान लेके आया कि इसको हम 1 साल कर देंगे। 1 साल तक कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एमएसएमई के अंदर में फाइल नहीं होंगी। वो दूसरा, राशि भी बढ़ा दी है, जी, 1 लाख राशि भी से बढ़ा एक दी करोड़ है। कर दी। पहले था 1 लाख अमाउंट होने से आप फाइल कर सकते हो, अब उसको 1 करोड़ कर दिया है, जो कि ठीक है। जो एमएसएमई है उनको एक राहत मिलेगी कि वो अपने सप्लायर थोड़ा आराम से पेमेंट कर सके। तो ये ठीक है, बिकॉज नहीं तो बहुत से लिटिगेशन आ जाते हैं कोर्ट्स के अंदर में, ऐसे काफी लिटिगेशन है, तो उसको बचाने के लिए इसको थोड़ा टाइम बाई कर लिया गया है बेसिकली, ताकि ये कंपनीज के ऊपर में जो एमएसएमई है उसके ऊपर में अधिक भार ना पड़े। और इसके अलावा और एक जानकारी दी गई थी, जैसा कि पहले मनरेगा के लिए जॉब बढ़ाने की बात कही गई थी, उसमें जी आज अमाउंट को क्लियर हाँ, किया गया कि 40,000 करोड़ का प्रोविजन लेके आया और कहा कि तीन, एडिशनल। जी हाँ, एडिशनल 40,000 करोड़ का है, और 300 करोड़ जो नए माइग्रेंट लेबर्स है उनको भी इसके अंदर में इनरोल किया जाएगा। एक अच्छा प्रावधान आया है। ये कितने लगभग 40,000 करोड़ का फोर्टी शायद थाउजेंड इसके अंदर करोड़ में जो बढ़ के मतलब इन टोटलिटी 101 करीब हो, ऐसा ही कुछ हजार होगा। करोड़ का जी अमाउंट जी। हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है, तो देखने वाली। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं अभी ऑनलाइन, तो वो हमसे इस संबंध में या इनकम टैक्स या और इससे जुड़ी कोई भी प्रश्न हो वो हमसे पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के थ्रू, तो हम आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और एक चीज जो घोषणा हुई है उसमें परसों यानी कि शुक्रवार को जो घोषणा हुई थी जी उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन। उस दिन की जो घोषणा थी मुख्य रूप से कृषि और डेयरी क्षेत्र जी। के लिए थी, हाँ हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा आप अगर क्लेरिफाई करें। जैसा कि मैंने भी नोट किया था, इसमें हम्म। कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया हाँ है हाँ। डेवलपमेंट के लिए, मतलब अलग अलग सोर्सेज में दिया जाएगा, तो वो अगर आप थोड़ा बताएं तो। देखिए, जो अभी जो जिसमें था 1 लाख करोड़ तो सिर्फ सीधे सीधे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हाँ, थी। मेनली क्या है कि गवर्नमेंट का, जैसे मैंने बताया कि एज ए कॉमन पर्सन, बाकी जो हमारे देश के लोग हैं, ये अधिक लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से कि सबको कोई राशि दी जाएगी, कोई अमाउंट दिया जाएगा, कोई टैक्स में कटौती दी जाएगी। बट कि इसके ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई टैक्स के अंदर में कोई रियायत नहीं आई है, कोई अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर सभी के अंदर में नहीं आया। कुछ जो जैसे मैंने बताया जनधन योजना के जो खाताधारी उनको मिला है, अलग बात है। बट बाकी जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट चेष्टा कर रही है कि लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में पैसा डालने की चेष्टा कर रही है। वो रैदर पैसा दे रही है टू इंक्रीज द लिक्विडिटी, बाजार के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। उसके अंदर में जो थर्ड फेज में जो मैडम ने अनाउंसमेंट किया था, उसके अंदर में दो चार अच्छी बातें थी। अपने अक्सर देखते हैं कि जैसे आपने बहुत बार टीवी पे देखा होगा कि नासिक के वहाँ टमाटर होते हैं, लोग सड़क पर फेंक देते हैं। कहीं दूध होता है तो सड़क पर फेंक देते हैं, बिकॉज उनको सही दाम नहीं मिलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्कीम लेके आई है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के हिसाब से, कि जहां अधिक पैदावार है, जहां दाम नहीं मिल रहे, और जहां कम हो सकता है, जैसे समझ लीजिए नासिक के अंदर में टमाटर की पैदाइश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन प्याज की पैदाइश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हमारे बंगाल में समझ लीजिए उसकी खपत ज्यादा है, लेकिन पैदावार नहीं है, तो यहाँ दाम बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट अब उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी देगी, ताकि वहां का सामान इधर आ सके, ताकि यहाँ आके वो पड़ता पड़े, ताकि वहां के किसान को सही दाम, उचित दाम मिल जाए, और यहाँ जो आए बाजार के अंदर महंगाई कंट्रोल रहे, ताकि जो आम नागरिक है, जो घरेलू स्त्रियां वगैरह हैं, जो अपने घर का काम देखती हैं, उनको सही मूल्य में मिल सके। ये बहुत अच्छा प्रावधान है जो हाँ, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के और अंदर में। इससे संबंधित जो कानून था कि आप किसी पर्टिकुलर सेलर को ही, मतलब जो ऑथराइज सेलर है हाँ हाँ। उन्हीं को बेच पाते थे, जी, वो भी हटा दिया गया। आप किसी को भी किसी बेच को भी सकते, बेच कहीं भी सकते हैं बेच जी। सकते पूरे और देश एक में। एमएसपी के बारे में तो गवर्नमेंट बता रही थी उसके अंदर कि उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके हिसाब से अराउंड 74,000 करोड़ का कोई ये पेमेंट भी किया है हाँ एमएसपी की, हाँ। ताकि सही दाम मिले किसानों को। तो ये एक अच्छा प्रावधान था। दूसरे था कि जो समझ लीजिए मछली उत्पादन के अंदर में जो लोग जुड़ित हैं, उनके लिए जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, श्रिम्प जो होता है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब कोविड आने के कारण बहुत बार क्या, उनको क्वारंटाइन का जो फैसिलिटी होती है वो पहले उसको बुक करते हैं, उसको कैंसिल करना पड़ा, तो उसके लिए टाइम बढ़ा दिया गया, ठीक है, उसको 1 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। उसी तरह जो उनका लाइसेंस था उसकी टाइम बढ़ा दी गई है। तो बेसिकली ऐसा था कि जो टाइम बाढ़ हो रहा था, बेसिकली जो समय खत्म हो रहा था, उसको एक समय दे दी गई है, ताकि वो आराम से इंपोर्ट कर सके। उसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री है, हाँ डेयरी प्रोडक्शन है, ये सारी सेक्टर के ऊपर में फोकस दिया गया है।
और मैं जैसे स्टार्टिंग बताया कि जो कृषि उत्पादक जहाँ है बेसिकली, उसके अंदर में यही बोला गया कुछ एरिया, जैसे समझ लो कोई एरिया जहाँ मैंगो प्रोडक्शन होता है, कश्मीर में वो केसर की खेती होती है, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ एक जोन बनाया जाएगा, ताकि वहाँ के जो किसान है सही उचित दाम दे के अपना प्रोड्यूस बिक्री कर सके और अच्छी क्वालिटी का सामान बना सके। और जो उसी जगह पे जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज होती है, उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आएगी, सब्सिडी देगी, प्रोत्साहन देगी, ताकि वहाँ के जो किसान है वो अपने सामान को, वो अपनी पैदावार को सही समय पे उस कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सके और जब जरूरत पड़े उसको निकाल के बाजार में बेच सके। मैंने लोकलाइज्ड कोल्ड जी चेन एग्जैक्टली, बनाने तो की वो बात काफी कही फैसिलिटी गई है। करेंगे ताकि सामान खराब ना हो। तो मैं ये एक बार क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो कि थर्ड फेज के जो अनाउंसमेंट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर माने कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट था। इसके अलावा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। और इसके अलावा पशुओं की चिकित्सा के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है। डेयरी क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट था। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए 3 कानूनों में सुधार किया गया, जो कि स्टॉक की सीमा हटाई गई थी और उत्पाद को किसी पर्टिकुलर सेलर को सेल करने की जो बाध्यता थी उसको भी हटाया गया है। हाँ, इसी आप एसेंशियल किसी कमोडिटीज एक्ट के अंदर में जो इसेंशियल है, कमोडिटीज उसके अंदर में ये भी एक्ट में चेंजेस चेंज लेके किया आएंगे। गया है। हाँ हाँ। तो ये सब चीजें थी। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज अधिक बनाने की बात, फिर भंडारण क्षमता बढ़ाने की बात कही गई। इसके लिए वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे बिल्कुल। ताकि जो कृषक है वो अपने उत्पादों को सुरक्षित रख पाए और समय के हिसाब से कीमत को देखते हुए वो अपना सेल कर पाए। एक और जो हर्बल का ही उन्होंने कहा था कि जो हाँ गैंजेटिक प्लेन्स है, जो हाँ गंगा के किनारे जो जगह है, वहाँ हर्बल की काफी उम्मीदें हैं, हर्बल प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स की। हाँ हाँ। तो उस एरिया को उस हिसाब से उसको डेवलप किया जाएगा कि तो हर्बल प्लांट्स के हिसाब से उस एरिया को डेवलप करके उसके लिए भी काम लिया लगभग सकता है। 5,000 करोड़ का कुछ पैकेज अमाउंट था। उन्होंने हाँ अनाउंस किया, शायद 800 हेक्टेयर जमीन है, कितनी है, हाँ। कुछ ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। बट वो भी एक अच्छा प्रावधान है। अगर ये सब इम्प्लीमेंट हो जाए तो देखिए बहुत अच्छा है, जैसे मैं बताया कि, और लग रहा है कि गवर्नमेंट की मंशा है इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो हम एक बार फिर कल और आज की घोषणाओं पर आते हैं कि कल में जो घोषणाएं हुई थी शनिवार को, इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स क्या पब्लिक को मिलती दिख रही है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि कल की घोषणाएं या लास्ट और आज की घोषणाएं से डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक्स को मिलना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इनडायरेक्ट बेनिफिट सभी को मिलेगा, सभी वर्ग में आएगा बेनिफिट्स, बट डायरेक्ट बेनिफिट नहीं आएगी। जैसे अपने उपेक्षा भाई, अपने को आशा थी कि भाई, जैसे अपने डिस्कस किए थे कि टूरिज्म सेक्टर को यहाँ भाई कुछ राहत मिलेगी, ऐसा हुआ नहीं। अपने तो थर्ड डे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आज मैडम हो सकता है टूरिज्म सेक्टर को एड्रेस करे, उसके उसके प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो अपने ओवरऑल देखिए, मैं जैसे बता रहा था कि ये मतलब रिलीफ पैकेज ऐसा सच नहीं लगता, ऐसा लगता है ये एनुअल बजट है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ प्रावधान हो सकता है कि एनुअल बजट के अंदर में मैडम नहीं डाल पाई थी, तो इसीलिए अभी इसको लेके आ गए, या उनके मन में था ये करने का, बट उस समय उनके पास वैसी मौका नहीं मिला उसको डिक्लेयर करने का, डिस्कस करने का, तो अभी वो लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो लेकिन जैसे अभी अल्टीमेटली ये समझ में आ रहा है कि ये सब लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स हैं, थोड़ा समय लगेगा आने में, लेकिन जब भी आएगा, जब भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बेनिफिट तो मिलेगा, और इससे कि नव भारत के निर्माण की तरफ अपने अग्रसर हो रहे हैं। मेरा ये सवाल पूछने का मकसद यही था कि एक वर्ग है जो इस अपेक्षा में था कि उनको भी कुछ इमीडिएट रिलीफ मिले। वो भले ही कैश के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में हो, लेकिन वो शायद उसको मिलता हुआ नहीं, दिख नहीं रहा, इसलिए उनमें नाराजगी बिल्कुल बिल्कुल। का भाव भी देखिए, है। पब्लिक इन जनरल में नाराजगी है इस चीज को लेके कि सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा आएगा जिससे सबको रिलीफ मिलेगी, इमीडिएटली रिलीफ मिलेगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जनरल पब्लिक को बात करें, अगर आप किसी से भी रास्ते में बात करेंगे, चाहे वो वैन वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, या कोई बिजनेसमैन हो, तो सभी से आप बात करेंगे कि कोई ऐसा नहीं लग रहा कोई खुश है इस पैकेज से एज सच। हाँ, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो कहीं फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहां जाकर लाइन भी नहीं लगा सकते हाँ, हैं, ले सकते हैं लाइन लगाकर, और उनकी कुछ स्थिति सबसे खराब है खरीदने देखी की जाए स्थिति तो। में भी नहीं है। बिल्कुल। तो उनके पास फाइनेंशियल क्रंच ज्यादा क्रंच है। है। इसके अलावा अपने हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टूरिज्म और सर्विस सेक्टर के लिए कुछ बड़ा हाँ अनाउंसमेंट हाँ। होगा। वहां भी सरकार की तरफ से इस कुछ नहीं है। पैकेज में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को भी काफी निराशा हुई है, बिल्कुल। क्योंकि हमसे लगातार सवाल किए जा रहे थे कि हमारे लिए क्या है।
कुछ एक दर्शक है जो सवाल कर रहे हैं, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश जी। करते हैं। इस लगभग सारे सवाल जो भी आए हैं अब तक, वो कि लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर क्या घोषणा है, तो वो मैं तो अभी तक घोषणा आई मैं नहीं है। बताना चाहूंगा कि अभी तक इस संबंध में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि लॉकडाउन को लेकर क्या आगे, लॉकडाउन 4 हाँ, जो है स्टेट उसमें गवर्नमेंट के क्या ऊपर है तो। होगा। तो अभी प्रतीक्षा करिए, आज शाम तक इससे संबंधित जो बिल्कुल। भी घोषणाएं होगी वो आपके सामने आ जाएंगी कि क्या होने जा रहा है लॉकडाउन में आगे। तो ये मान के चलिए कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, लेकिन रियायतों के उसमें साथ। कुछ रियायतें दी जाएंगी, कुछ छूट दी जाएंगी। लेकिन हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, घर से अनावश्यक बाहर ना निकले, आवश्यक जब हो तभी घर से बाहर निकले। क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं और अगर आप संक्रमित होते हैं तो इससे आपका पूरा परिवार और आपका पूरा मोहल्ला संक्रमित हो सकता है। तो आप अपने आप को सेफ रखें ताकि आपके परिवार और आपका मोहल्ला और आपकी सोसाइटी सेफ रह सके। तो चलिए हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। और ज्यादा कुछ अब इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो जी। मैं फाइनल कंक्लूजन आपसे चाहूंगा कि आप इस पैकेज को किस रूप में देखते हैं। क्या ये आने वाले भारत के लिए सही साबित होने वाला है, लाभदायक होने वाला, अर्थव्यवस्था को निखार देने वाला है या नहीं है? देखिए, ये पैकेज अर्थव्यवस्था को जरूर निखारेगा, लेकिन जो शुरू से मैं बता रहा हूँ कि इमीडिएटली जो है, जो इमीडिएटली जो एक जर्क चाहिए था इकोनॉमी के अंदर में, वो मिसिंग लग रहा है। ये सारे जो प्रपोजल्स है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं। ये गवर्नमेंट की ऑलरेडी उनके प्लान्स में था कि ये करना है, वो इस साल नहीं कर पाए, अगले साल करते। ये सारे प्रपोजल नए भारत का निर्माण करने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे को लग रहा था कि एक शॉर्ट टर्म में कुछ रिलीफ एक आनी चाहिए थी, जो इमीडिएट रिलीफ के हिसाब से, ताकि एक सारा जो वर्ग, जो स्पेशली जो मिडिल क्लास है, उनको में एक प्रोत्साहन मिलता। अगर कुछ मे भी जीएसटी के अंदर ही कुछ टैक्स की रियायत हो जाती, तभी उसी से शायद बिजनेस वर्ग खुश हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर अपने को यही सोचना कि आज इससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस है। देखिए, देश अपना ही है, सरकार अपनी ही है, तो लिमिटेशन सबकी होती है भाई। समझ लीजिए अपने पॉकेट में 10 रुपए तो खर्चा 11 कहाँ से करेंगे। तो मूल बात ये समझ में आती है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कुछ कमी है, लिमिटेशंस है। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जो भी उनको समझ में आया, उनके जो इकोनॉमिस्ट है, उनकी जो टीम है, देखिए वो भी काफी पढ़े लिखे लोग हैं, काफी चीज को समझते हैं, वो जमीन से जुड़े हुए लोग भी रहते हैं। तो उनके फीडबैक से जरूर ये पैकेज सारा बना होगा, हम यही आशा करते हैं। लेकिन यही है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में ये प्रपोजल, ये पैकेज जो भी है, भारत को निखारेगा। और लग रहा है कि जो विदेशी जो कंपनियां कुछ भारत के अंदर में आना चाह रही, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके तरफ ये अग्रसर होगा। उसकी रैंकिंग पिछले साल भी बढ़ी है कंपैरिजन टू अर्लियर ईयर्स। तो उससे बेटर हो रहा है, देश की स्थिति अच्छी हो रही है, इन द सेंस की इन्वायरमेंट जो है ये एक अच्छा होना चाहिए। और ये सारे जो प्रपोजल्स लेके आ रहे हैं, अगर विदेशी निवेश भी आएगा, एफडीआई के अंदर में भी आएगी, तो गवर्नमेंट को अपने प्रपोजल, अपने कार्यक्रम करने में, सुचारू रूप से करने में एक सुविधा मिलेगी। उनको फंड्स का इजी इजी रहेगा, उनको इजी फंड मिल जाएगा। तो ये सब देखते हुए अपना यही बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कुछ नहीं है इस प्रपोजल के अंदर। ये ऐसा नहीं बोल सकते ये एज सच कि ये कोविड पैकेज है। अपने ये बोल सकते हैं ये एनुअल बजट ही है। हम तो यही बोलेंगे ये इट लुक्स लाइक एनुअल बजट, मोर मतलब ऑफ जो एनुअल बजट। पिछली बजट की घोषणा की गई ये थी समझ लीजिए उसी में बजट टू है। थोड़ा निखार देने की हाँ, ये कोशिश की गई है। फरवरी में हमने एक बजट देखा था, ये समझ लीजिए मई के अंदर में हमने दूसरा बजट देख लिया है। अभी अच्छी बात बस यही लगी है अभी तक कि मैडम ने अभी तक कोई सेस, टैक्स, कोविड सेस अभी तक डिक्लेयर नहीं नहीं किया किया है। है। नहीं तो इससे काफी निराशा बढ़ती। तो दर्शकों, अंत में आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक दो सवाल का जवाब देकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। इसमें एक दो दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट हाउस रेंट, शॉप रेंट। तो दर्शकों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी रेंट की जगह पर हैं, रेंट की जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने मकान मालिक के साथ आपसी समझबूझ के साथ उसको सुलझाने का प्रयास करें। क्योंकि सभी इस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनकी परिस्थिति भी आपसे बेहतर नहीं होगी। तो आप उनसे आपसी समझबूझ के जरिए इसको कम करके या आपस में इसको सुलझाने का प्रयास करें। और एक दर्शक है राहुल यादव, वो पूछ रहे हैं कि सर, मेरी माँ पाकुड़ में फंसी हुई है, हेल्प करें। अ, राहुल यादव जी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साइट पर जाकर आप वहां से एग्जिट और एंट्री पास लेकर अपने निजी वाहन से या कोई अन्य सोर्स हो, आप जाकर ला सकते हैं। और
अभी कुछ बसें चलना शुरू हो चुकी है, तो अगर आपके उस रूट पे पड़ती हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल से शायद इंटर डिस्ट्रिक्ट बस भी चालू हो जाएंगी। हाँ, वो चल रही हैं, कुछ बसें चल रही हैं, लेकिन आप देख लें आपकी सुविधा के अनुसार। लेकिन आप ये ध्यान रखें, अगर आप निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं भी करते हैं तो एंट्री और एग्जिट पास जरूर लें, ताकि आपको सीमा पर रोका ना जाए। क्योंकि आप जहां बता रहे हैं वो बिहार का हिस्सा है, और आप बंगाल से जाएंगे वहां पे, तो आपके पास एंट्री और एग्जिट पास दोनों होना चाहिए। और नहीं तो आपको हो सकता है किसी समस्या का सामना करना पड़े, तो आप गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साइट पर जाकर वहां पर आपको एंट्री और एग्जिट पास की व्यवस्था की गई है, तो आप उसका इस्तेमाल करके अपनी माँ को अपने घर ला सकते हैं। अ, एक दर्शक पूछ रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स शुड बी एबोलिश्ड। ये उनका विचार है। हाँ हाँ। तो ये चंदन पारिक जी है, तो क्या कहेंगे आप? चलते चलते देखिए, इसका भी ऐसा है कि उत्तर दे ही इनकम दीजिए। टैक्स एबॉलिश करना तो अभी जैसे उनका पर्सनल विचार है, अभी तो उनका सुझाव वो फाइनेंस मिनिस्टर को दें, वो समझेंगी। लेकिन ऐसा है कि अगर टैक्स एबॉलिश कर दी जाए तो ये भी समझना है कि अगर आय नहीं होगी तो खर्चा कहाँ से होगा, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। ऐसे भी अपने अगर एनुअल बजट 2020 का देखें, वहाँ 6 लाख करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है। मतलब यानी कि जो अपनी आय है उससे खर्च ज्यादा है। खर्च तो ज्यादा। गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से करेगी? तो उसको समझते हुए टैक्स एबॉलिश करना थोड़ा डिफिकल्ट है। कुछ अलग प्रपोजल्स हो सकते हैं, टाइम एंड अगेन अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रपोजल दिया है कि वन पॉइंट टैक्स कर दीजिए, जीएसटी ले रहे हैं तो आप इनकम टैक्स क्यों नहीं। ये सबकी अपनी अपनी थॉट्स प्रोसेस है, तो इसको ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेना है। उनको भी, उनके भी काफी और रिसर्च टीम बैठी हुई है कि क्या उनको करना अच्छा लगेगा। एक और इसके अंदर मैं करना चाहूंगा, अभी रिसेंटली डिस्कशन चल रहा था कि वो जो सैलरी पेमेंट को लेके जो गवर्नमेंट ने एक निर्देश निकाला था कि भाई अपने किसी की भी सब स्टाफ को सैलरी वगैरह दें, उसको उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया उससे यही समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई बाइंडिंग ऑर्डर नहीं हो सकता है। ये बेसिकली वही केस है कि जैसे आपने बताया रेंट के लिए, उसी तरह अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एमिकेबली इसको सॉल्व करे तो बेटर रहेगा। तो बिकॉज गवर्नमेंट ऐसा निर्देश डायरेक्टली नहीं दे सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम आदेश से लग रहा है। हालांकि फाइनल डिसीजन नहीं आया मेरे हिसाब से, बट इसको भी ध्यान में रखते हुए अपने को जो भी करना है वैसे करनी चाहिए। चलिए, हम अंत में ये भी कहना चाहेंगे कि अभी तक जैसा कि आपने पहले भी कहा कि सरकार ने इस कोरोना काल को लेकर कोई एक्स्ट्रा सेस नहीं लगाया, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया है। तो इससे अभी तक हमें राहत है। अब आगे चलकर देखना है कि क्या होता है, और हम उम्मीद उम्मीद करेंगे कि सरकार इस दौर में एक्स्ट्रा टैक्स ना लगाए, बिल्कुल, ताकि जो लोग पहले से पीड़ित है या इस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उन पर अतिरिक्त कोई बोझ पड़े। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आने वाले दिनों में हम आशा करेंगे कि हमारे अतिथि मनीष गोयल जी जो हैं वो हमारे बीच आते रहें और आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहें। जो भी जरूरत होगी तो वो हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। तो इसी आशा के साथ हम आज इस जो पैकेज की घोषणाओं पर हम चर्चा कर रहे थे, 20 लाख करोड़ रुपए के, उसको हम आज यहाँ विराम देते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। देखते रहिए खबर समय। थैंक यू, धन्यवाद।